हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवधेश प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग लॉ पाठशाला। आज की वीडियो में हम लोग लीगल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है लीगल हिस्ट्री, इसकी और भी आगे वीडियोज़ आती रहेंगी, पूरी एक सीरीज़ आएंगी। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे चार्टर ऑफ 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो देखते हैं चार्टर ऑफ 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो लीगल हिस्ट्री है, इंडियन लीगल हिस्ट्री, ये हमारी शुरुआत ही तब हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल हुआ था इंडिया में। तो इसकी जो बिगिनिंग है लीगल हिस्ट्री की, ये इट स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। तो ये देखिए जहाज है ईस्ट इंडिया कंपनी का, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन पर्पस क्या था जब ये इंडिया में आई थी। द मेन पर्पस वॉज फर्दरिंग द ब्रिटिश कॉमर्शियल इंटरेस्ट इन द ओवरसीज कंट्रीज। तो मेन पर्पस था इसका ट्रेड मेनली, ठीक है, जो ओवरसीज कंट्रीज थी उसमें ट्रेड करना। द कंपनी वॉज कॉमनली नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फुल नेम इसका क्या था? इसका फुल नेम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। दिस वाज द फुल नेम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन इंग्लैंड ऑन 31 December 1600 बाय अ चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, दिस चार्टर सेटल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स प्रिविलेजेस विच वर टू बी इंजॉयड बाय द कंपनी। अब इस चार्टर ने कुछ पावर्स और प्रिविलेजेस दिए कंपनी को। चार्टर गेव द लाइफ ऑफ 15 ईयर्स ऑफ टू कंपनी। अब चार्टर ने 15 साल की परमिशन दी कंपनी को ट्रेड करने की, बट इट कुड बी रिवोक्ड अर्लियर इफ ट्रेड अपियर टू बी नॉन प्रॉफिटेबल। लेकिन जो ये चार्टर ने ये जो परमिशन दी थी, ये जो चार्टर बनाया था क्वीन एलिजाबेथ ने, इसको रिवोक भी किया जा सकता था 15 साल से पहले ही, अगर जो ट्रेड था वो नॉन प्रॉफिटेबल दिखाई दिया, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ अगर उससे, तो वो रिवोक किया जा सकता था। कंपनी वॉज टू कैरी ट्रेड इनटू एंड फ्रॉम द कंट्रीज लाइंग बियॉन्ड द केप ऑफ गुड होप ईस्टवर्ड टू द स्टेट्स ऑफ मेगालैंड। यानी कि जो कंट्रीज थी इस एरिया में कौन कौन सी फॉल करती थी, कहाँ कहाँ पर इन्हें बिजनेस करने का परमिशन थी? इंडिया में, अमेरिका में, अफ्रीका, चाइना, इन सब कंट्रीज़ में। ये आप लोग देख सकते हैं। यानी कि ये जो साउथ ईस्ट जो ये जो एरिया है, इन सब में, ये देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इन सब में ये आपका केप ऑफ गुड होप। तो द राइट टू ट्रेड इन देयर जोग्राफिकल एरिया वॉज एक्सक्लूसिव। तो ये जो राइट टू ट्रेड था इस एरिया में, ये एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव का मतलब है नो अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट कंपनी कुड कैरी ऑन ट्रेड विद इन दिस स्पेयर। मतलब कि कोई और ब्रिटिश की कंपनी जो है वो यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। और अगर वो करती है, अगर ऐसा कोई भी अनऑथराइज ट्रेडर आता है यहाँ पे, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, लायबल टू फॉर फीचर ऑफ देयर गुड्स एंड शिप्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, कि कंपनी में कौन कौन से लोग थे। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर टू बी कंट्रोल एंड कंडक्टेड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। यानी कि जो अफेयर्स थे कंपनी के वो कंट्रोल और कंडक्ट किए जाते थे डेमोक्रेटिक बेसिस पे, मतलब कि चुनाव होता था। ऑल मेंबर्स वर टू फॉर्म अ जनरल कोड। सारे मेंबर्स मिलकर एक जनरल कोड बनाते थे। ठीक है, दिस कोड वॉज टू इलेक्ट एवरी ईयर अ गवर्नर एंड 24 कमिटीज और डायरेक्टर्स। अब ये जो कोड थी ये हर साल एक गवर्नर और 24 कमिटीज यानी कि डायरेक्टर्स को इलेक्ट करती थी। अब ये जो डायरेक्टर और ये गवर्नर यानी कि 24 डायरेक्टर्स और ये गवर्नर मिलके वर टू फॉर्म अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते थे। एंड वर टू मैनेज द बिजनेस ऑफ कंपनी। द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल दीज पर्सनस। अब इन सारे पर्सनस का जो टेन्योर था ऑफिस का वॉज ऑर्डिनरली टू बी 1 ईयर, 1 साल का था। बट एनी वन ऑफ देम कुड बी रिमूव्ड अर्लियर बाय द जनरल कोर्ट। लेकिन इनमें से कोई किसी को भी जनरल कोर्ट हटा सकती थी। कब हटा सकती थी? जब ये लोग अपने ऑफिस यानी कि अपनी पोस्ट पर खड़े ना उतरे, मतलब कि ये लोग सही से वर्क ना कर पाए, एलिजिबल ना हो। ठीक है, एंड इट कैन इलेक्ट अ न्यू पर्सन टू फिल द वैकेंसी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। और नए व्यक्ति को उस वैकेंसी पर फिल कर सकती थी यानी कि इलेक्ट कर सकती थी। आगे देखते हैं, पावर टू मेक लॉस। अब क्या क्या पावर्स दी गई थी, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जो इस चार्टर में कंपनी को कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी? द कंपनी वॉज ऑथराइज्ड इन जनरल कोर्ट। मतलब जो पावर्स थी दी गई थी वो जनरल कोर्ट को ही तो दी गई थी, वही तो जनरल कोर्ट आगे जाके अपने लॉस बनाएगी। टू मेक ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूट लॉस, ऑर्डर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इट्स सेल्फ एंड द बेटर एडवांसमेंट्स ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ इट्स ट्रेड एंड ट्रैफिक। अब ये लॉ बनाएगी अपनी गुड गवर्नेंस के लिए,
बेटर एडवांसमेंट के लिए एंड कंटिन्यूएंस ऑफ इट्स ट्रेड एंड ट्रैफिक के लिए, ठीक है। नाउ दीज लॉस बाय टू बी रीजनेबल, अब ये जो लॉ बनाएगी ये रीजनेबल होने चाहिए एंड वर नॉट टू बी कॉन्ट्ररी टू द लॉस स्टैट्यूट्स एंड कस्टम्स ऑफ इंग्लैंड, और ये जो लॉज हैं ये कॉन्ट्ररी नहीं होने चाहिए थे जो इंग्लैंड के लॉज थे, स्टैट्यूट्स थे और कस्टम्स थे। नाउ द कंपनी कुड इम्पोज पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन एंड फॉरफीचर, जो कंपनी थी वो पनिशमेंट इम्पोज कर सकती थी, पेनल्टीज लगा सकती थी, कैसे, बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स एंड फॉरफीचर्स। दीज पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स मस्ट बी रीजनेबल, अब ये जो पेनल्टीज और ये पनिशमेंट थी ये रीजनेबल होनी चाहिए थी एंड शुड नॉट बी कंट्ररी टू द लॉस स्टैट्यूट्स एंड कस्टम्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। नाउ द पावर वॉज वेरी लिमिटेड, ये जो लॉ मेकिंग पावर थी ये बहुत लिमिटेड थी कंपनी के पास, क्यों, द पनिशमेंट कुड ओनली बी फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, जो पनिशमेंट थी वो सिर्फ फाइन और इम्प्रिजनमेंट ही थी, नो अदर हार्श पनिशमेंट, यानी ये पनिशमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते थे ये लोग, एंड कैपिटल पनिशमेंट कुड बी इनेक्टेड बाय कंपनी, नो अदर पनिशमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, जो कैपिटल पनिशमेंट थी वो भी नहीं दे सकते थे कंपनी, किसी की जान नहीं ले सकते थे। इट विल बी नोटिस्ड, अब ये नोटिस किया गया दैट देयर इज नो रेफरेंस टू एनी फैक्ट्रीज एंड टेरिटरीज इन दिस ग्रांट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, अब इस चार्टर ने कंपनी को कोई भी ऐसी पावर नहीं दी जो रेफरेंस बता सके, ये जो फैक्ट्री और टेरिटरी के लिए को गवर्न करने के लिए कोई भी ऐसी पावर नहीं दी। अब ये क्या चीज़ बताती है, ये बताती है कि जो शुरुआत में जब कंपनी आई थी, इट शोज इन द बिगनिंग द एम ऑफ द कंपनी वॉज इसेंशियली कॉमर्शियल, कि सिर्फ कॉमर्शियल था, वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे, ना कि टेरिटरी एक्वायर करना चाहते थे। The legislative power was not at all sufficient for enabling the company to carry on the government of any territory. However, in spite of limited powers, this legislative power is of great historical importance. मतलब कि इनके पास माना कि लिमिटेड पावर्स ही थी, बहुत कम पावर दी गई थी, लेकिन जितनी भी थी ये लेजिस्लेटिव पावर इनका भी एक ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। क्यों है, क्योंकि ये बेस थी सारी पावर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की। आगे हम लोग देखेंगे कि इन्हीं से बढ़ती हुई पावर्स मिलेंगी, उसको और पावर्स मिलेंगी धीरे धीरे, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ये जो मेन थी यही पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, ये बेस थी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।